वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस वीडियो में प्रिज्म देखेंगे, है ना। प्रिज्म वैसे सभी लोग लैब वगैरह अगर गए होंगे तो लैब में प्रिज्म आप लोग देखे होंगे कैसा होता है। मैं कोशिश करता हूँ उसको बना करके आप लोगों को समझाने का। प्रिज्म अगर लैब में आप गए होंगे तो देखे होंगे, अदरवाइज ऐसे तो देखने को मिला नहीं होगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। हट जो होता है, झोपड़ी जिसको कहते हैं, उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है। दो ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे आमने सामने होते हैं। ये रेक्टेंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, एक ये और एक ये, है ना। एक इस साइड का, इस साइड का, एक नीचे का। इस टाइप का 3 फेसेस होते हैं। 2 ट्रायंगल होते हैं, एक सामने का ट्रायंगल होता है और एक हमारा क्या होता है, पीछे का ट्रायंगल होता है ना। 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। और यहाँ जो 2 रेक्टेंगुलर फेसेस, यहाँ जो एंगल बनता है उसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। ठीक है जी, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका 3D स्ट्रक्चर की बात। लेकिन जब हम लोग चलेंगे किसके लिए, प्रिज्म फार्मूला वगैरह के लिए, तो इस पर कहानी कुछ दूसरे तरीके से आएगी, है ना। इस पर कहानी कुछ दूसरे तरीके से आएगी। क्या ये हमारा है, क्या प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन, ठीक। और ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। और ये बन जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये बन जाएगी रिफ्रैक्टेड रे और ये हो जाएगी हमारी इमर्जेंट रे। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, यहाँ ये प्रिज्म एंगल इसको कह लीजिए, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई। और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, चलिए एन मान लीजिए, ये पी कह लें इस पॉइंट को, इसको क्यू कह लें, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एन कह लें। चलिए, इधर अंदर का जो एंगल है R1 और इधर अंदर का एंगल जो होगा सो R2, ये कहलाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग इसको कह सकते हैं। अब ऐसे स्टेटस में हम लोग कुछ बातों को समझना चाहेंगे। वो क्या होगा, जरा एक चीज़ को देखिए, इसको इमर्जेंट रे कह रहे हैं, और ज़रा इस लाइन को, इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो ये एंगल बनता है डेल, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। ये बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए इसको पी क्यू एन, इसका भी नाम आर दे दीजिए, है ना, आर दे दीजिए। ये डेल्टा, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का बीच का जो एंगल बनता है, वो एंगल, इस रे और जो इमर्जेंट रे है इनके बीच का जो यहाँ एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। फिगर को समझना जरूरी है ना। इसकी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इस फिगर को समझना अच्छा जरूरी है कि ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। इसके बीच में जो ये रे दिख रहा है वो हमारा क्या है, वो है हमारा क्या,
रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कल आएगा हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और जो अंदर में दो एंगल बन रहे हैं, माने फर्स्ट फेज पर एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल, और सेकंड फेज पे जो रे इंसिडेंट रे है उसका एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही कहते हैं इसको, दोनों ही। उसके पीछे का भी कुछ कारण है। अब जरा सा एक चीज़ देखा जाए, बाय जियोमेट्री, जियोमेट्री से अगर हम लोग आए, जियोमेट्री से अगर हम लोग आते हैं तो ज्योमेट्री के थ्रू अगर हम लोग आते हैं तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि एंगल ए जो है प्लस जो एंगल यहाँ का है, ये जो ट्रायंगल है ए पी एन क्यू में, इसमें क्वाड्रिलेटरल फिगर, अब जरा सा मैं नाम दे दूँ, फिगर ए पी एन क्यू में अगर आते हैं तो एंगल ए प्लस यहाँ का एंगल 90 डिग्री प्लस यहाँ का ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये हम जो डायमंड शेप में दिख रहा है इसको हम देख रहे हैं, इसका भी 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल एन है, जो एंगल एन है वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री का होता है। अब ये 90 90 180 उधर जाके मैनेज होगा तो a प्लस एन इजकल टू 180 डिग्री होगा। अब जरा सा ट्रायंगल पी क्यू एन देख लिया जाए, ट्रायंगल पी क्यू एन देख लिया जाए तो ट्रायंगल पी क्यू एन में अगर हम लोग जाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल n सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। तो जरा सा देखिए, यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट दोनों क्या है, सेम है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए और R1 प्लस R2 सेम हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ये एक फर्स्ट फाइंडिंग होगी, यानी ये जो सम ऑफ टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपके प्रिज्म एंगल ए के बराबर होगा ऑलवेज, है ना। मतलब R2 कितना होगा, ये बात यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात होगी, a माइनस R1 ऑलवेज डिपेंडेंसी ऑफ सेकेंड सरफेस पर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, इंटरडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे यहाँ कुछ भी हो, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगा, वो हमेशा से a माइनस R1 होगा। R1 बड़ा होगा तो R2 छोटा हो जाएगा, और R1 छोटा होगा तो R2 बड़ा हो जाएगा, है ना। ये आपकी हमारी एक फाइंडिंग बनती है। और इसके साथ अब जरा सा फिगर RPNQ में देखिए, RPNQ में ये जो फिगर दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है ना क्वाड्रिलेटरल, इसमें अगर आप लोग देखें तो क्या होगा कि ये I और R1 के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। वो क्या कि I माइनस R1 I माइनस R2, और बल्कि हम RPQ ट्रायंगल में देखें, RPQ ट्रायंगल में अगर आप जाते हैं, ट्रायंगल RPQ में जाते हैं, ऊपर का जो ये जो छोटा ट्रायंगल है RPQ, ये ट्रायंगल देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल बड़ा गौर से समझना पड़ेगा। मैं देखूं जरा कैमरे में वो दिख रहा है कि नहीं, है ना। ये एंगल, इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ RPQ को, है ना, मैं दिखाता हूँ। माने ये ऊपर का है, ये जो RPQ है,
आर पी क्यू है, नीचे का R1 है, वर्टिकली अपोजिट पूरा का पूरा I होगा तो ऊपर का एंगल I माइनस R1 होगा। नीचे का एंगल R2 है तो ऊपर जो भी एंगल होगा, इधर अगर डेल्टा है तो वर्टिकली अपोजिट डेल्टा हो, इधर अगर E है तो इधर में E माइनस R2 होगा, ये एंगल E माइनस R2 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, इमर्जेंट रे है, यहाँ ही पर है डेल्टा। तो अगर उस फिगर को फॉलो अप कीजिए, जो कि इसमें थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो डेल्टा यानी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स यानी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के होगा, यानी डेल जो होगा I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस R2 होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि I प्लस E R1 प्लस R2 A होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ इस तरीके से क्या होगा, दिखेगा। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जब एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है तो हम लोग कहानी अब आगे बढ़ाएंगे, और वो कहानी क्या होगी वो भी ज़रा देख। चलिए अब हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात को समझें। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अगर हम लोग फॉलो अप करें, मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर को डाल देते हैं, ये इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए वापस आएगा। क्या देखने वाली बात होगी कि I एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो E एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और E अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो I एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, यानी I एंड E आर पेयर्ड paired angles for which angle of deviation delta will be same एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा देखिए, इसको भी इधर कर दीजिए तो ये डेल्टा इधर, ये अगर इमरजेंसी हो गया तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, डेविएशन वर्टिकली अपोजिट, ये भी डेल्टा हो जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि देयर इज ए पेयर ऑफ एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी सेम। ज्योमेट्री से अगर हम देखें इस बात को, और प्रॉपर्टी ऑफ अगर लाइट रेज को हम लोग देखें तो उससे हमको सीधी समझ में आ रही है कि एक पेयर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनते हैं जिनके लिए डेविएशन सेम हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल विजडम हम लोग अप्लाई करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, है ना, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते चले जाएं तो कुछ कि एक डेविएशन के लिए दो एंगल, ये बताएगा कि ये जो कर्व आएगा वो पैराबोलिक होगा और ऐसा होगा। चूंकि ये सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट के लिए नहीं है, इसमें बायो वाले भी इंक्लूडेड है। क्यों ऐसा ले रहे हैं हम लोग? इसके लिए जो पैराबोलिक फंक्शन की बेटर कॉन्सेप्ट है वो उससे ये डील होकर के समझ में आ रहा है कि ये इसमें होगा, और पॉजिटिव पार्ट में होगा, निगेटिव पार्ट में बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हर कुछ यहाँ पॉजिटिव होगा, निगेटिव पार्ट में ये जाना ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा जो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, है ना। अब आप जरा सा गौर करें कि अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो E इज द एंगल ऑफ इमरजेंस, या E इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, I इज द एंगल ऑफ इमरजेंस, ऐसा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या होगा? घटेगा। एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या होगा? घटता जाएगा। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर I और E सेम हो जाएगा, और वो इंटरेस्टिंगली वो पॉइंट होगा जो स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन का होगा। उस समय ये जो डेल की वैल्यू होगी
वो मिनिमम होगी, डेल की वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, है ना। ये मैथमेटिकली सजेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। मैथमेटिकली सजेस्टेड एंड प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। मैथमेटिक्स इसको सजेस्ट भी कर रहा है और प्रैक्टिकली ये वेरीफाई भी हो जाएगा, है ना, कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा उस समय आई और ई की वैल्यू सेम होगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम हो जाता है, उस समय स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन में ये चला जाता है। और मोर इंटरेस्टिंगली R1 एंड R2 भी सेम हो जाते हैं, चूंकि म्यू की वैल्यू साइन आई बाई साइन R1 इधर से और म्यू की वैल्यू साइन ई बाई साइन R2 इधर से। तो अब जरा सा गौर कीजिए, अगर म्यू के साइन आई बाई साइन R1 इधर से, साइन ई बाई साइन R2, साइन आई साइन R2 देख लीजिए आप, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1, यही हो जाएगा साइन ई बाई साइन R2। इधर से देखें तो साइन आई साइन ई बराबर हो जाएगा स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए साइन R1 तब साइन R2 के बराबर होगा, यानी R1 बराबर R2 होगा। माने ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, R1 R2 सेम हो जाएगा। जब R1 R2 सेम हो जाएगा यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, R कह लेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि जब ये R1 R2 सेम हो जाएगा तो रेस्ट एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब रेस्ट एंगल दोनों सेम हो जाएंगे तो ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी PQ पैरेलल टू BC होगा, PQ पैरेलल टू BC। बेस के ये पैरेलल चला जाएगा, बेस एंगल की ये बेस के क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये फाइंडिंग बनती है जब स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन में आएगा। तो इन द स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन द स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन, स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होगा कि आपका जिस पहली बात तो ये R1 R2 क्या होगा, बराबर होगा, I और E दोनों सेम हो जाएंगे, I इक्वल्स टू E होगा। दूसरा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लेंगे। अब जरा सा रिलेशन देखिए, A की वैल्यू R1 प्लस R2 होती है, यानी कि ये 2R हो जाएगा, यानी R की वैल्यू A बाई 2 होगी, करेक्ट। अब दूसरी बात, डेल I और E सेम होगा, A के बदले हम 2R लिख पाएंगे, A के बदले क्या लिख पाएंगे, 2R लिख पाएंगे। तो डेल इक्वल टू 2I माइनस क्या, 2R, ठीक है, 2I माइनस 2R, यानी आपका डेल M 2I माइनस 2R या A ही लिख दें, A ही लिखिए, चलिए A ही 2I माइनस A। तो 2I इक्वल टू A प्लस डेल M, 2R नहीं A ही लिखिए, I और E सेम हो गया ना, तो इसको ले लीजिए, A प्लस डेल M हो गया। तो I की वैल्यू A प्लस डेल M बाई 2 होगा, यानी हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही देख ले रहे हैं। अब जरा सा देखिए, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें आई और आर को, तो ये बनता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये एक प्रिज्म के लिए फॉर्मूला बन गया, ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है जी। और थोड़ी सी बात देखी जाए, वो कौन सी बात है, फॉर थिन प्रिज्म, अगर थिन प्रिज्म के लिए हम जाते हैं, थिन प्रिज्म के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं। थोड़ा सा कट रहा है, हम कैमरा हल्का सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं, चलिए हाँ ठीक, चलिए थिन प्रिज्म के लिए जाते हैं तो क्या होगा कि ये चीज़, ये एंगल ए प्लस डेल एम बाई 2 या ए बाई 2 काफ़ी छोटा ये होगा, ए विल बी स्मॉल, ए विल बी
वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा होगा। तो इसीलिए साइन ए प्लस डेल एम बाई टू को ऑलमोस्ट ए प्लस डेल एम बाई टू ऐसा लिख पाएंगे, और साइन ए बाई टू को ए बाई टू ही लिख पाएंगे। स्मॉलर एंगल के लिए साइन थीटा थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब हम इसको अगर यदि इन बातों को हटा करके देखें तो म्यू हमारा यहाँ से देखिए ए प्लस डेल एम, या डेल ही कर ले लीजिए, ए बाई टू हो गया, तो म्यू ए इजकल टू ए प्लस डेल हो जाएगा, और डेल इजकल टू म्यू ए माइनस ए, यानी डेल इजकल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए अगर थिन प्रिज्म है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल अगर हम मेजर कर लें तो क्या कर सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बतला सकते हैं इस फार्मूला से, है ना। इस रिलेशन से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म को मेजर करके। तो ये एक तरीका हो सकता है हमारा प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। किसके मदद से, इस टाइप के किसी भी रिलेशन, इस रिलेशन के मदद से जो आप लोग कहाँ यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है जी। अब हम लोग, है ना, थोड़ा चले सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो हम लोग देखने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में पहला टॉपिक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखने का डिवाइस, ए डिवाइस विच कैन, बाय विच वी कैन व्यू स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन इनलार्ज व्यू करके हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें किसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं बल्कि एक कम फोकल लेंथ का क्या हो सकता है, लेंस। सिर्फ एक लेंस, मात्र एक लेंस, कन्वेक्स लेंस, है ना, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसमें क्या किया जाएगा कि, है ना, ऑब्जेक्ट को इसका जो फर्स्ट फोकस होता है और इसके बीच में इसको प्लेस कर दिया गया। ठीक, पहले सिंपल में बात को समझिएगा, है ना, सिंपल में बात को समझिएगा। हाँ, तो प्लेस कर दिया जाए। ओके, प्लेस करने के बाद कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाए कि इसका जो इमेज फॉर्म करे, है ना, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की चर्चा हमारे इस सीरीज ऑफ वीडियो में पहली बार आ रही है, तो मैं उस पर थोड़ा सा बता दूं। 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझिए बात को, आप यहाँ रख करके किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा देखने में। आप करीब लाइए और एक रेंज जिसके अंदर आप लेके आएंगे, तो एक नॉर्मल आई, मेरा आई नहीं, एक नॉर्मल आई के लिए वो धुंधला होना चालू हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस एक नॉर्मल आई, एक स्वस्थ इंसान का जो आँख है, या स्वस्थ आँख जो है, इंसान स्वस्थ हो सकता है, आँख उसका स्वस्थ ना हो, तो 25 सेंटीमीटर के अंदर लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम जैसे हमारा हम लोगों का आँख में गड़बड़ी है, हम दूर की चीज़ ठीक देख लेते हैं, लेकिन करीब लाइएगा तो फिर दिक्कत। 25 सेंटीमीटर पर हमको नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, तो हम लोग के पास लॉन्ग साइटेडनेस है। खैर, उस पर बाद में आते हैं। तो ये इसका फाइनल इमेज कहाँ बना दे, डी कहते हैं, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। ये बन जाता है इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन, कहीं ना कहीं फोकस के अंदर में लेके आते हैं, फोकस के अंदर, फर्स्ट फोकस के अंदर में ही इसको लेकर के हम लोग जाते हैं,
है ना, फर्स्ट फोकस से अंदर में लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस से अंदर में लेके रखेंगे तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज फॉर्मेशन में मैंने ये बात बताया था, ठीक है। तो ऐसा इसका इमेज क्या होगा, बनेगा। ओके, अब इसकी मैग्निफिकेशन के लिए हम जाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, थोड़ा सा बात को हम पूरी ले लें। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फर्स्ट फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ बनाने का है, इमेज एट D, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको कह सकते हैं कि V की वैल्यू D होगा, एक्चुअली -D लेंगे, खैर बाद में आप उस पर आते हैं, है ना। तो अब मैग्निफिकेशन के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन अभी हम लोग आने वाले हैं, उस पर एंगुलर मैग्निफिकेशन के भी टॉपिक्स इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो अगर लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए जाते हैं तो इसका फार्मूला होता है V/U। तो V/U होता है ना, तो V का मतलब क्या हो जाएगा, D होगा, लेते हैं 1/U की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/U की वैल्यू 1/V माइनस 1/F हो जाता है। किससे निकाल रहे हैं इसको निकाल रहे हैं 1/F इक्वल टू 1/V क्या, माइनस 1/U, ठीक है, माइनस 1/U। तो 1/U को इधर लाइए तो 1/V माइनस 1/F हो जाएगा, ठीक है। V को अंदर ले जाइए तो मैग्निफिकेशन बनता है, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस V/F होगा। अब इसके रिलेटिव पोजीशन को देख लीजिए, तो V की वैल्यू -D पुट कर दीजिए, तो M की वैल्यू 1 प्लस D/F हो गया। इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, दिस इज व्हाट, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे हम कह रहे हैं क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन है हमारा ये, ठीक है। अब हम लोग दरअसल ये क्या है कि इसमें आप शॉर्टेस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आप इसको फोकस करना चाहते हैं। इमेज का जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लेंस से कर रहे हैं, यानी आंख को बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐसे किसी सिचुएशन के लिए आई को एकदम लेंस में चिपका करके रखेंगे तो बात बन रही है, तो बात बन रही है। अगर हम चलते हैं किसके लिए, रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स आई के लिए अगर हम जाएं, रिलैक्स आई के स्टेटस में आप इमेज फॉर्मेशन कैसा करेंगे वो जरा देख लीजिए। हम चाहेंगे कि अपनी आंख को हम कहीं पर लेंस के साइड में प्लेस कर दें। इसके लिए हमारा रे जो होना चाहिए वो पैरेलल आवे तो ठीक है। तो करते क्या है कि फर्स्ट फोकस पर इसको रख दीजिए, इसको कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट फोकस पर। अगर आप यहाँ फर्स्ट फोकस पर इसको रखते हैं क्या होगा पता है, जो रेज इससे इमर्ज होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल रेज होंगे, है ना, पैरेलल रेज निकलेंगे, तो पैरेलल होंगे। तो ये आपको अच्छा खासा दूर पर ये दिखेगा और यहाँ पर आप आई को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, ये आप में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको कहते हैं रिलैक्स आई पोजीशन, ठीक है। इसको थीटा इमेज आई कह लीजिए, है ना, थीटा इमेज आई कह लीजिए, थीटा इमेज आई कह लीजिए, ओके, इमेज आई कह लीजिए। अब जरा सा इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लेंस से नहीं बल्कि किससे देखें, एच हाइट ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का, किससे देखें, नॉट एच डैश हो जाएगा, सॉरी एच डैश होगा, है ना, लेंस से नहीं बल्कि हम देखें किससे, इसको हम लोग देखें नेकेड आई से। तो इसको कहाँ देखना पसंद करेंगे, हम लोग देखना पसंद करेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अगर हम लोग इसको देखना पसंद करते हैं, है ना, तो ये आपका थीटा नॉट ऑब्जेक्ट, थीटा नॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आंख रख करके मान लीजिए इसको देख रहे हैं, है ना, ये है एच। अब जरा सा इसमें यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या क्या है वो समझ लीजिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो m
थीटा इमेज टू थीटा ऑब्जेक्ट, इमेज का एंगुलर साइज टू ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज, जो थीटा नॉट ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को अगर लेंस के बजाय नेकेड आई से देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, एच हाइट का ऑब्जेक्ट होता, थीटा नॉट एंगल ऑफ सबटेंडर एंगल एट आई हो जाता, जिसको हम देखना पसंद करते हैं कितने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अब अगर हम tan थीटा नॉट की बात करते हैं तो आपका h/d होता है, h/d होता है, ठीक है जी, h/d होता है, ओके, h/d होता है। और चूंकि थीटा ये एंगल काफ़ी छोटा होगा तो tan थीटा नॉट को ऑलमोस्ट हम थीटा नॉट ले लेंगे, तो थीटा नॉट की वैल्यू h/ क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, ठीक। अब tan थीटा आई पर आते हैं, माने इमेज वाले में आते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बंधु, tan थीटा आई पर आते हैं तो ये h डैश अपॉन ये फोकल लेंथ है f हो जाएगा, है ना, h डैश अपॉन f हो जाएगा, ठीक। तो इसमें भी tan थीटा आई आपका ऑलमोस्ट थीटा आई, एंगल छोटा होता है थीटा आई, यानी थीटा आई को हम h डैश अपॉन f लिख सकते हैं। अब अगर m लीनियर मैग्निफिकेशन को देखें तो v/u होता है, और जो कि होता है h डैश अपॉन h, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन वाले फार्मूला से देखें तो h डैश का वैल्यू v/u इंटू h लिखता है, तो इसमें रख दीजिए, तो थीटा आई ये रख दिया जाए, है ना, इसको यहाँ क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो आपको जो मिलने वाला है वो जरा गौर कीजिए, तो क्या होने वाला है, अच्छा h/d के बदले h/v भी लिख सकते हैं, d चूँकि यही आपका डी डिस्टेंस नहीं, चलिए अब देखते हैं आगे हम आते हैं। तो इसको अगर हम रख दें किसके जगह पर, h डैश के जगह पर, है ना, h डैश के जगह पर अगर हम लोग रख देते हैं तो h/f v/ कितना आएगा, u आएगा, ठीक है, v/u आएगा, है ना, v/u आएगा। अब ठीक, एक बात जो हम फ्लो में मिस्टेक कर गए, वो बात ये थी कि ये इमेज एक्चुअल में क्या है, ये एच डैश तो है नहीं, ये तो इमेज नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको आप रखते हैं तो कहीं पर जाकर के इसका क्या हुआ होगा, इनफाइनाइट कोई इमेज बनता होगा, उसको अपन लोग एच डैश कह लें, और यहाँ से यहाँ तक के पोजीशन को क्या ले सकते हैं, इसका v फाइनल f, तो थीटा आई इनफैक्ट एच डैश बाई v लिया जाएगा, न कि f होगा, क्योंकि एक मिस्टेक क्या हो गई कि मान ली फोकस पर तो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा ना जी, तो वहाँ तो इमेज नहीं बनाना, इमेज तो कहीं दूर में बनेगा ना, दूर में जो पैरेलल रेज होंगे, दूर में एट इनफाइनाइट जो भी करेंगे, एच डैश अपॉन v लिया जाएगा, तो एच डैश अपॉन v लिया जाएगा, जब एच डैश की वैल्यू, है ना, एच डैश की वैल्यू v/u इंटू एच रखा जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आई h/u हो जाएगा। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इसमें ये u की वैल्यू कितनी है, f है, तो थीटा आई इजकल टू जो बन गया h/f बन गया। और अब आप मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैं बार बार रिपीट करूं, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए अगर आप चलते हैं तो ये आप ले पाएंगे कितना, थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, तो थीटा इमेज जो है सो h/f है, और थीटा नॉट यानी ये कितना है, h/d है, फाइनली ये d/f होगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप रिलैक्स आई के लिए चलते हैं, यानी फोकस पर या फोकस के आसपास ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाएगा, तो आप दूसरे साइड में कहीं से भी क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इन दैट सिचुएशन जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो बनता है वो d/f होगा। ये दोनों बात में एक फ़र्क है, ये जो हम निकाले हैं ये इसका लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं है। ये सारी बातें v/u यानी एच डैश अपॉन एच से निकाला जाता है लीनियर में। हालांकि इसका हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल किए हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पर जो m इस्तेमाल किया रहा है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है,
और ये जो m हम लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सिंबल एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों को एक मत जानिए। ये हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है ना, एंगुलर मैग्नीफिकेशन यहाँ लेकर के तब जाके हम लोग निकालते हैं। खास करके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालते हैं, अगर पर्सनली किसी को लेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा, उस सिचुएशन में ये एंगुलर साइज ऑफ द इमेज टू द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है जी, चलिए तो इस वीडियो को मैं यहाँ तक रहने देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काहे कि ये बड़ा लंबा हो जाएगा।